हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट में पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ गैसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को भी समझेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम, स्फीयर इन्फ्लुएंस, क्लॉसियस एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, मैक्सवेल फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ और विस्कोसिटी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये सब कवर कर देंगे। हमें पहले समझना है कि एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता क्या है। ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे कम है तो वो दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, और जिस जगह पे कोई और चीज़ ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, तो हम इसमें यही ट्रांसपोर्ट थ्योरी में यही पढ़ने वाले हैं। पहले हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेस लेना है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी गैस है, कोई भी गैस होती है तो उसके मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं और इलास्टिक होते हैं। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस आर आइडेंटिकल, यानी एक जैसे हैं, एंड इलास्टिक। तो जब वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो वो अपना डायरेक्शन तो चेंज कर देते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं, लेकिन मोमेंटम को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, मोमेंटम इम्पार्ट नहीं करते हैं, केवल डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी गैस है, आपने ये भी पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि कोई भी गैस होती है उसके मॉलिक्यूल लगातार मोशन में रहते हैं। और क्यों मोशन में रहते हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हैं। तो अगर गैस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है तब उसमें किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि अगर आप रूम टेम्परेचर की ही बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते हैं। और मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में दिया गया है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी मॉलिक्यूल जीरो वेलोसिटी का नहीं होता है। अगर आपकी गैस टी टेम्परेचर पर है तो जीरो वेलोसिटी का कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी गैस के अंदर। दैट मीन्स कि हर मॉलिक्यूल किसी ना किसी वेलोसिटी से मोशन में है। ओके, अगर वो मोशन में है तो वो जरूर है कि एक दूसरे से स्ट्राइक करेगा, कोलिजन होंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर आपने एक कंटेनर के अंदर सबसे मिनिमम 1 मोल गैस भी ली है तो इतने मॉलिक्यूल तो हैं ही, और इतने मॉलिक्यूल हैं और मोशन में हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड तो करेंगे ही। और ये भी पता चल गया है कि उनके बीच में क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल कोलाइड भी कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन भी कर रहे हैं। तो हमें डिफाइन करना होगा कि फ्री पाथ क्या है। ओके, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि ट्रांसपोर्ट थ्योरी क्या बोलती है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में हम देखते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम, गैस या लिक्विड अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में मीन्स कि वो थर्मल अनइक्विलिब्रियम भी हो सकता है कि टेम्परेचर पूरे सब सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंट है हर पार्ट का, या हो सकता है कि वो मैकेनिकल अनइक्विलिब्रियम में हो कि मोमेंटम डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट है। ठीक है ना, एक जैसा नहीं है। या हो सकता है कि डेंसिटी का अनइक्विलिब्रियम हो कि एक जगह पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है। तो इस तरह से अनइक्विलिब्रियम हो सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिसमें हर चीज़ अनइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है। ओके, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है फ्रेंड्स कि हर सब्सटेंस अनइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करता है। तो अगर मोमेंटम का अनइक्विलिब्रियम है तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आने में हाई मोमेंटम से जो पार्टिकल हैं वो लो मोमेंटम की तरफ जाएंगे और लो मोमेंटम वाले पार्टिकल हाई की तरफ जाएंगे। इस तरह से कुछ पार्टिकल्स की शिफ्टिंग होगी, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट होगा, और इस तरह से वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपका जो गैस है या लिक्विड है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो फिनोमिना जनरेट होती है उसको आप कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, इस फिनोमिना को आप बोलते हो विस्कोसिटी।
लेकिन सेकेंडली अगर आपके पास थर्मल अनइक्विलिब्रियम है, यानी कि हर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, सिस्टम का डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा हीट का। ये आपको पता ही है कि हीट का जो फ्लो होता है हाई से लो की तरफ ही होता है। तो हाई से लो की तरफ हाई हीट वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो लो की तरफ आएंगे, लो वाले हाई की तरफ जाएंगे, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी तरफ। तो इस तरह से जो प्रोसेस जनरेट होता है उसको आप बोलते हो कंडक्शन। ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि अगर आपका सिस्टम है उसमें आपने एक गैस को दूसरी गैस के साथ मिक्स किया और दूसरी गैस की डेंसिटी हाई है और पहले की लो है, तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के लिए हाई डेंसिटी से लो की तरफ और लो से हाई की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ मॉलिक्यूल। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होने के लिए वो मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इसमें फ्रेंड्स ये कंडीशन नहीं है कि दो गैस को ही मिक्स करना है, हो सकता है कोई भी कंडीशन है। मान लिया आपने एक चैम्बर में गैस को रखा है और दूसरा चैम्बर इवैक्यूएट किया है और आपने बीच का हटा दिया जो पार्टीशन है, तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह में होगा। ठीक है, आपने हाई डेंसिटी से, इधर वैक्यूम है तो लो डेंसिटी है, तो डिफ्यूज हो जाएंगे इधर जाके, या किसी भी तरह की कंडीशन बनती है। मेनली क्या है कि डेंसिटी का डिफरेंस अगर होता है, अनइक्विलिब्रियम होता है, तब उस कंडीशन में डिफ्यूजन जनरेट होता है। तो ये तीनों चीज हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को अच्छे से समझने के लिए हमें इन चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो आइडेंटिकल हैं और इलास्टिक हैं। तो जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर है कोई ना कोई, रूम टेम्परेचर पे आप वर्क करते हो तो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कहते हो 300 केल्विन के अप्रॉक्सीमेट रहता ही है। तो वो एक दूसरे से कोलाइड तो करेंगे ही ना। जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो दो कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी फ्री पाथ होती है। ठीक है, तो ये तो फ्री पाथ के बारे में हो गया। अभी हमारा मॉलिक्यूलर कोलिजन तो आपने समझ लिया कि हर गैस किसी टेम्परेचर पे होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के से कोलाइड करेंगे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। मीन फ्री पाथ लैम्डा क्या होता है कि आपने कहा कि आपने एक सिस्टम ऑफ मतलब बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये चीज़ एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि हमें जो भी हमारा पार्टिकल होता है ना, ये ए, हमारा पार्टिकल ए है जो हमारा कंसिडरेशन में है। ठीक है, जिसको हम लेके चल रहे हैं कि इस पार्टिकल का क्या बिहेवियर होगा, तो इसको तो हम मोशन में मानते हैं, बाकी सारे पार्टिकल्स को हम रेस्ट में मानते हैं। ये चीज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लेके चलनी है, तभी आप फॉर्मूले को जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो पार्टिकल ए है हम इसी के पाथ को ट्रेस करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि गैस के सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में है। तो अब ये मॉलिक्यूल जब ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये टी टेम्परेचर पर है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जाएगा और इस कहीं ना कहीं किसी भी पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है। उसके बाद वो दूसरे से कोलाइड करेगा, फिर ऐसे कोलाइड करेगा, मान लिया यहाँ पे पार्टिकल है, फिर ऐसे करेगा। दैट मीन्स कि एक आपको जिग टाइप का पाथ मिलेगा कहीं भी किसी भी ट्रेस में। और देख रहे हैं आप कि दो कोलिजन के बीच का ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस डिफरेंट है। तो हम इसीलिए फ्री पाथ को कंसीडर नहीं करते हैं। फ्री पाथ आपने कहा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ है वो तो आपका फ्री पाथ है, लेकिन अगर पार्टिकल जो कंसिडरेशन में है, जैसे आपने ए को माना है और उसके पाथ को आप ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जब एन डिफरेंट कोलिजन करेगा तब उसका डिफरेंट पाथ होगा। तो हम क्या करते हैं, मीन पाथ लेते हैं, यानी इन सारे पाथ को ऐड करते हैं डिस्टेंसेस को, और कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए उससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाता है मीन फ्री पाथ, यानी एवरेज डिस्टेंस मिल जाती है। उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना मीन फ्री पाथ क्यों? क्योंकि कोलिजन में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये कोलिजन में इतनी सी डिस्टेंस ही, दो सक्सेसिव नेक्स्ट जो सक्सेसिव कोलिजन है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। तो इस तरह से डिफरेंट कोलिजन में वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है, तो हम लेते हैं उन सब डिस्टेंस का मीन।
और हमने कहा मान लिया n नंबर ऑफ कोलिजन हुआ, कैपिटल N नंबर ऑफ कोलिजन में टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड बाय द पार्टिकल A इज इक्वल टू S है, देन मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू S अपॉन N। ओके, ये चीज अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद है मीन फ्री टाइम। देखिए फ्रेंड्स, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को आप मीन फ्री टाइम बोलते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने यहाँ से यहाँ चला तो कितना टाइम है। देखिए यहाँ पे तो टाइम कम लगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे और सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। इसीलिए हम ये वाला जो टाइम है मीन फ्री टाइम, इसको आप लैम्डा अपॉन एवरेज वेलोसिटी इससे डिफाइन कर देते हैं। ये आपका एवरेज डिस्टेंस है अपॉन एवरेज वेलोसिटी, देन यू गेट मीन फ्री टाइम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या है, इनको हम यूज करके ही विस्कोसिटी वाला जो डेरिवेशन है उसको निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्फीयर इन्फ्लुएंस। एक वर्ड है स्फीयर इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, स्फीयर इन्फ्लुएंस का मतलब, देखिए अगर हमारे पास ए पार्टिकल है जो अभी हमने अंडर कंसिडरेशन लिया था, ये स्फेरिकल शेप में है, ये कोलाइड करेगा और पार्टिकल से। मान लिया, अब इसको हम बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा ना, ये हमारा ए पार्टिकल है और इसके ये सेंटर है, और मान लिया इसकी रेडियस जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सॉरी डायमीटर, इसके जो डायमीटर है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। तो हमें ये देखना है कि ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये अपने नियर बाय कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्फीयर इन्फ्लुएंस, अगर हम इसके सेंटर से सिग्मा डिस्टेंस लेके, रेडियस लेके एक स्फीयर को बनाते हैं, एक आपने स्फीयर बनाया, सिग्मा इसकी डायमीटर है, ध्यान रखना यहां से यहां तक भी सिग्मा है, एक बड़ा सा स्फीयर जनरेट किया। इस स्फीयर में जितने भी स्फीयर होंगे जिनका सेंटर इस पे लाई करेगा, इस स्फीयर पे लाई करेगा, वो सारे मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर सकते हैं। तो इसे ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये देखिए जितने भी मॉलिक्यूल होंगे जिनका सेंटर ये होगा, ये सब कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये तो आपकी 2D टाइप की दिखाई दे रही है आपको, जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक स्फीयर है, इसके चारों तरफ हो सकते हैं वो मॉलिक्यूल। तो ये वाला जो ए मॉलिक्यूल जिसे हमने मोशन में माना है और बाकी सबको हमने रेस्ट में माना है, ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है। तो इसका स्फीयर इन्फ्लुएंस का ये मतलब है। और इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो पाई सिग्मा स्क्वायर होगा, क्योंकि सिग्मा इसकी रेडियस है, ठीक है, और सिग्मा इस जो आपने कंसिडरेशन में एटम लिया है उसकी डायमीटर है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई सिग्मा स्क्वायर हो गया, सॉरी, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई सिग्मा स्क्वायर है, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये लेना है आपको क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। इसके बाद हम क्लॉसियस का एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ डिस्कस करते हैं। देखिए मीन फ्री पाथ तो आपको पता ही चल गया है कि एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है कि मॉलिक्यूल जो आपका ए मॉलिक्यूल है एन नंबर ऑफ कोलिजन में कितना पाथ चलेगा, उसको आपने बोला है मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो आपने कहा कि मान लिया आपका ए मॉलिक्यूल ये है और इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये है, और इसकी जो रेडियस डायमीटर है वो सिग्मा है, और मान लिया इसकी एवरेज वेलोसिटी c बार है। तो आपने कहा है कि ये ए मॉलिक्यूल जो है सिर्फ यही मोशन में है, यही मोशन में है ना, और अगर ये c एवरेज वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दैट मींस कि वो पर सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर सेकेंड कितनी डिस्टेंस चल रहा है, कितनी चलेगा, c अगर दे रखा है तो डिस्टेंस कितनी हो गई पर सेकेंड, c। तो ये आपका डिस्टेंस हो गई c। ये चीज समझ में आ गई ना आपको, c अगर एवरेज वेलोसिटी है तो ये पर सेकेंड इतना, एक सेकेंड में ये मॉलिक्यूल a यहां से यहां आ जाएगा और कितनी डिस्टेंस चलेगा, c के इक्वल। अब आपने ये कहा कि ये आपने एक सिलेंडर टाइप कंसीडर कर लिया है। तो अगर हम मीन फ्री पाथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं लैम्डा को, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अपॉन
क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकालने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल के साथ ये यहां से यहां तक 1 सेकेंड में जब उसने ट्रेवल किया तो यहां से यहां तक आने में वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोलाइड किया। तो वो अगर हम मिल जाता है तो उसे हम डिवाइड कर देंगे और डिस्टेंस से, तो आपको मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मानते हैं ये तो एवरेज वेलोसिटी है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। अब आपने कहा है कि यहां ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे देंगे आप, पाई सिग्मा स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी है, c, 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल किया है ना, यानी कि इतनी डिस्टेंस कवर की है इसने यहां से यहां तक। अगर आपने कहा कि पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो अगर हम स्मॉल एन से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड पर सेकेंड। ये चीज समझ में आ गई ना, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया, क्योंकि 1 सेकेंड में वो यहां से यहां तक आया, तो उसने जब सिलेंडर की डिस्टेंस है तो उसका जो वॉल्यूम है वो पाई सिग्मा स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, c से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ हो गई, और एक यूनिट वॉल्यूम में n है तो इतने यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया, तो ये आ गया है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड पर सेकेंड। तो ये तो टोटल टाइम निकल गया कि 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हुए, 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। अगर आपको एक कोलिजन का टाइम निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, मीन फ्री टाइम, ठीक है। एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम ही तो है ना, तो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, वन कोलिजन तो क्या होगा, इससे स्ट्राइक किया उससे, तो टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर c इंटू n। तो ये आपका निकल के आया है मीन फ्री टाइम। तो यहां से आपने मीन फ्री टाइम निकाल लिया है और आपको निकालना है लैम्डा की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला तो ये डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। एक ये भी तो हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपने ये ली है और ये आपने निकाला है पाई सिग्मा स्क्वायर सी एन इंटू सी। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर एन। तो ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। इसको हम क्लॉसियस एक्सप्रेशन कहते हैं मीन फ्री पाथ का, ठीक है। ये क्लॉसियस एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें आपको लिमिटेशन पता है कि हमने जो मॉलिक्यूल लिया था अंडर कंसिडरेशन जो था हमारा, तो उसको ही माना था कि उसमें वेलोसिटी है, अदरवाइज सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो स्टेशनरी है। तो इस लिमिटेशन के साथ तो नहीं आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा की, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल ही मोशन में है। तो उस कंडीशन में मैक्सवेल से अपने फॉर्मूले से लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में मैक्सवेल का फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है तो वहां से तो आपने देखा होगा कि क्या मीन फ्री पाथ की वैल्यू निकलेगी। अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं है तब उस कंडीशन में हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 का फैक्टर आ जाता है पाई सिग्मा स्क्वायर एन, क्योंकि मैक्सवेल ने सभी पार्टिकल्स को मोशन में माना था। उन्होंने कहा था कि हर पार्टिकल मूव कर रहा है, तब उन्होंने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी थी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा जाता है। तो ये आपके सिलेबस में अगर है तो मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से लेक्चर डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली ये √2 का फैक्टर इसमें लगा दीजिए और बता दीजिए कि मैक्सवेल फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू दिस, क्योंकि क्लॉसियस की लिमिटेशन थी कि उन्होंने जिस मॉलिक्यूल को लिया था एग्जामिन करने के लिए केवल उसी को मोशन में माना, कंसीडर किया था और सबको रेस्ट में कंसीडर किया था। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें समझना है विस्कोसिटी को। अगर किसी भी गैस में मोमेंटम का अनइक्विलिब्रियम है, ठीक है, मैकेनिकल अनइक्विलिब्रियम या मोमेंटम का अनइक्विलिब्रियम है, तब उस कंडीशन में विस्कोसिटी जनरेट होती है। किस तरीके से
कि आप मान के चलिए कि कंटेनर में गैस को आपने फिल किया गया है और वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब आपने ये दो एक्सिस मान लिए हैं, एक एक्सिस x है और एक z है, ठीक है, कोई भी एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये आपका y एक्सिस है। और आपने ये कहा है कि ये जो गैस है, इस गैस की 3 लेयर कंसीडर की है आपने, ठीक है। जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो तो इस वाले एक्सिस पे है, OX एक्सिस की कांटेक्ट में है, ठीक है, यानी कि आपकी जो गैस है, गैस का जो OX एक्सिस की यानी कि जो गैस है, गैस का कांटेक्ट OX एक्सिस से है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई गैस या लिक्विड कंटेनर, जिस कंटेनर के साथ अटैच रहता है, जिस कंटेनर में आपने भरा हुआ है, तो कंटेनर के साथ लगी हुई जो दीवारें होती हैं उसमें जो वेलोसिटी होती है जीरो होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स की भी वेलोसिटी जीरो होगी और साथ में जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी भी जीरो होती है। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी अभी जीरो है और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि आपने ये डायरेक्शन जेड लिया है। और आप कंसिडर कर लीजिए कि 3 लेयर ऑफ गैसेज हैं, ये आपने 3 मान ली है और मान लिया इसका नाम ए बी है, ये सी डी और इसको ई एफ कंसिडर कर लीजिए। तब आपने कंसीडर किया कि जो ए बी लेयर है गैस की, उसकी वेलोसिटी मान लिया v है, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी dv अपॉन dz, क्योंकि z एक्सिस है ना, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, dv अपॉन dz, वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। और अगर नीचे आते हैं तो माइनस dv अपॉन dz के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है फ्रेंड, जो चेंज इन वेलोसिटी इन z डायरेक्शन को बता रहा है। तो आपने ये मान के चले हैं कि AB की जो अगर वेलोसिटी है, अगर v है, तो CD की वेलोसिटी जो होगी dv अपॉन dz इनटू डिस्टेंस होगी। अब हमने मान लिया कि इन लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा मीन फ्री पाथ के इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस मीन फ्री पाथ के इक्वल होगी, दैट मीन्स कि इस लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं और इस लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है ना फ्रेंड्स, इनके बीच में अगर लैम्डा डिस्टेंस है तो ये कोलाइड नहीं करेंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि ये एक्चुअली फिगर में बड़ा दिखा रखे हैं, ये एक दूसरे से टच ही हैं लेयर्स, क्योंकि अगर आपको समझना है तो डायग्राम को थोड़ा हमने बड़ा बनाया है। तो इन लेयर्स के बीच की ये एडजेसेंट लेयर हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ के इक्वल है। इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dz है, जो चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, नीचे की तरफ माइनस dv अपॉन dz है। तो अगर आपको CD लेयर की वेलोसिटी निकालनी है तो वो जाएगी v प्लस v तो इसकी है ना, इससे तो ज्यादा ही होगी, dv अपॉन dz इंटू लैम्डा। बात समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे नीचे वाली रेस्ट में है उससे ऊपर जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। तो हमने एक आर्बिट्रेरी ए बी लेयर ले ली है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v मान ली है और उससे ऊपर जा रहे हैं तो उससे जस्ट नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी और इससे जस्ट नीचे EF वाले की हो जाएगी v माइनस dv अपॉन dz इंटू लैम्डा। ये भी आपको पता चल गया है कि लैम्डा हमने इनके बीच का पाथ इसलिए पाथ डिफरेंस रखा है कि जिससे आपस में कोलाइड ना करें। अब हमें क्या करना है, हमें विस्कोसिटी को डिफाइन करना है और आपको पता है कि मोमेंटम जब ट्रांसफर होता है अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में तो विस्कोसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो अभी हम मोमेंटम निकालेंगे, एक्चुअली में मोमेंटम कितना ट्रांसफर हो रहा है, यहां से नीचे और नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट होना है। इसमें ध्यान रखना है आपको, जितने मॉलिक्यूल नीचे आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है। तो हमने कहा मान लिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है गैस के अंदर और मान लिया उनकी वेलोसिटी जो है वो c, जो एवरेज वेलोसिटी है वो c बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि आपका जो कंटेनर है वो तो 3D टाइप होगा, ठीक है, उसके 6 फेस होंगे। तो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में भी, इसमें ऊपर नीचे इधर उधर, यानी आपके पास 6 ऐसे एक्सिस हैं जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेंगे। उसमें से आपको केवल वो ही मॉलिक्यूल लेने हैं जो इस सरफेस AB को क्रॉस करके CD से AB क्रॉस करके EF तक आए और EF से CD तक जाएं, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको एक सरफेस लेना है और इसमें आपको जो मॉलिक्यूल है वो 6 डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यानी कि जो टोटल मॉलिक्यूल इधर उधर जा रहे हैं उनमें से 1/6 पोर्शन लेना है जो एक डायरेक्शन z एक्सिस में जाएगा,
बात समझ रहे हैं ना? आपके पास तो 6 डायरेक्शन है, -z, -x और -y। उसमें से आपके केवल शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है? तो आपको केवल एक डायरेक्शन के लेने हैं मॉलिक्यूल। आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम n है और c से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो ये आ जाएगा पर यूनिट एरिया जो क्रॉस करेंगे, उसमें से आपने केवल z डायरेक्शन में जाने वाले मॉलिक्यूल वो 1/6 होंगे, ठीक है? तो 1/6 इंटू n इंटू c होंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग सरफेस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे। अब हमने कहा कि मोमेंटम कितना शिफ्ट हुआ। अगर EF से मॉलिक्यूल CD तक जा रहे हैं या CD से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कितना मोमेंटम शिफ्ट हुआ। तो CD के लिए आप मान के चलें कि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v। तो v क्या है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपका CD वाली का ये है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो v आपको लेना है v प्लस dv अपॉन dz इंटू लैम्डा। ये मोमेंटम चेंज फ्रॉम CD टू EF, तो ये आ गया m इंटू v। लेकिन ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं जो नीचे ट्रांसफर हो रहे हैं, n इंटू c अपॉन 6। समझ में आया ना? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया नीचे आ रहे हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है हमने मोमेंटम से कि इतना मोमेंटम कैरी करके ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का इतना मोमेंटम है, इतने मॉलिक्यूल का इतना मोमेंटम है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर हम मोमेंटम चेंज निकालें, मोमेंटम कितना शिफ्ट हो रहा है, EF से CD की तरफ मोमेंटम शिफ्ट फ्रॉम EF to CD इज इक्वल टू 1/6 NC ही होगा, m होगा और साथ में v माइनस dv अपॉन dz ऑफ लैम्डा। ठीक है, इतना जितने मॉलिक्यूल नीचे आए उतने ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि बैलेंस करना है, तो तब मोमेंटम बैलेंस हो जाएगा। टोटल कितना मोमेंटम शिफ्ट हुआ C से EF की तरफ, इसको फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े वाले से छोटे वाले को। दैट टोटल मोमेंटम जो डिफरेंस आएगा पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड कितना ट्रांसफर हुआ फ्रॉम CD टू AF इज इक्वल टू 1/6 NC m v प्लस dv अपॉन dz इंटू लैम्डा माइनस 1/6 NCm v माइनस dv अपॉन dz इंटू लैम्डा। तो फ्रेंड्स अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1/6, 2 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस ये वाली टर्म माइनस हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, NCm dv अपॉन dz ऑफ लैम्डा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इतना मोमेंटम पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। तब इसका ये जो मोमेंटम पर सेकेंड होता है ये क्या बताता है आपको, फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, ठीक है। अगर dt की वैल्यू 1 हो जाए दैट मीन्स कि मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये फोर्स की वैल्यू आई है फ्रेंड्स। अगर हम विस्कोसिटी को डिफाइन करें तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट dv अपॉन dz, ये आपका विस्कोसिटी को दिखाता है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स के इक्वल, जो भी इनके लेयर्स के बीच में फोर्स बन रहा है। और यहां से हम निकाल लेंगे इसको इक्वल रख के कि सिग्मा इज इक्वल टू NC, C है ये वेक्टर नहीं है, m dv अपॉन dz। सॉरी ये तो कैंसिल ही हो जाएगा लैम्डा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट थ्योरी। अगर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है तो इतना विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकलता है। और इसमें भी आप देखिए फ्रेंड्स m इंटू n अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू हो जाता है रो के,
तो रो इज इक्वल टू m इंटू n बताता है, तो हमारा ये हो जाएगा 1/3 रो c लैम्डा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंड्स डिफ्यूजन को और कंडक्शन को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतने ही, थैंक यू।